तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन भारत में हमने दिल्ली सल्तनत सारा कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। इस लेक्चर में हम सल्तनत कालीन व्यवस्था को डिस्कस करेंगे, सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए थे वो सब मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। गुलाम वंश पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश हो चुका है। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद उसका रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने से आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको आसानी आएगी पढ़ने में दोस्तों। इजी कर दिया हूं मैंने थोड़ा सा। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपके पास खुद बुक होगी तो। लेकिन जो नए लोग हैं दोस्तों, उनको थोड़ी समझने में आसानी होती है, देख लेते हैं तो एक बार कोई समझा देता है, पढ़ा देता है तो, है ना। तो इस लेक्चर में मैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों, जो आपको आसानी जाए। उधर तो अपन ने पूरे वंश पढ़े हैं दोस्तों, लेकिन वहां से वंश से निकल के इनकी शासन व्यवस्था कैसे संचालित की जाती थी उसके बारे में यहां पढ़ेंगे दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर है। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप बाकी चीजों को भी विजिट करके देख सकते हैं मैंने क्या क्या पढ़ा है। आप लोगों के लिए अगर उपयोगी होगा तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था दोस्तों, तो सुनिए इसको। दिल्ली सल्तनत धर्म सापेक्ष राज्य था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत धर्म सापेक्ष राज्य था। संपूर्ण सल्तनत काल में इस्लाम राज्य धर्म बना रहा। इस्लाम जो है यहाँ पे राज्य धर्म बना रहा। इस समय राजवंश तथा शासक वर्ग इस्लाम धर्म से संबंधित थे। इस टाइम पे जो पढ़े हैं अपन ने, जो दिल्ली सल्तनत पढ़े हैं, इस समय राजवंश तथा शासक वर्ग इस्लाम धर्म से संबंधित थे। दिल्ली सल्तनत में शासकों का आचरण भी कुरान के नियमों द्वारा नियंत्रित होता था। कुरान के नियमों द्वारा नियंत्रित होता था। सुल्तान न केवल अपने निजी जीवन में अपितु शासन के संबंध में इस्लामिक कानून के अनुसार चलना पड़ता था। तत्कालीन प्रचलित प्रथा के अनुरूप दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भी खुद को खलीफा का नायाब कहते थे। क्या बोलते थे? खुद को खलीफा का नायाब कहते थे। उसने मान्यता प्राप्त करते थे। सिक्के तथा कुतुबों में उसका उल्लेख भी करते थे। ये जो सुल्तान थे वो सिक्कों तथा कुतुबा पढ़वाते थे, तो कुतुबों में उसका उल्लेख भी करते थे, है ना। तो ये सामने की थोड़ी सी जानकारी थी, तो अपन को समझ में आ गया होगा। तो पहला फैक्ट देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। कौन होता था? केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था, वो सुल्तान होता था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सुल्तान होता था केंद्रीय प्रशासन का मुखिया। यानी दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान कहलाता था। इतना याद रखना है अपने को, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान कहलाता था, है ना। सुल्तान कहलाता था। तो सुल्तान क्या होता था? सुल्तान शब्द एक अरबी भाषा से आता है दोस्तों। सुल्तान शब्द एक अरबी भाषा से आता है। मूल रूप से यह एक अमूर्त संज्ञा थी, जिसका अर्थ होता था ताकत, अधिकार या शासन। जिसका अर्थ होता था ताकत, जिसके पास ज्यादा ताकत है या जिसके पास अधिकार है वो क्षेत्र का, या शासन, है ना। सुल्तान यानी शासन करता है। आमतौर पर यह उपाधि मुसलमान शासकों के लिए इस्तेमाल की जाती है, सुल्तान वाली, है ना। आमतौर पर यह उपाधि मुसलमान शासकों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कोई निरकुश शासक या तानाशाह होते थे ये, जो अपने आप को सुल्तान कहते थे। तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। या कभी ऐसा भी आ सकता है दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान कहलाता था। ये पहला फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद सल्तनत काल में सुल्तान के बाद दूसरा पद अमीर का ही था। दूसरा पद, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अमीर का ही था। सुल्तान के बाद, सल्तनत काल में सुल्तान के बाद दूसरा पद अमीरों का ही था। अमीर नाम सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होता था। जो अमीर नाम है ये सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होता था, है ना, प्रयुक्त होता था। अमीरों में अफगान भी शामिल रहे हैं, तुर्क भी शामिल रहे हैं, मंगोल जाति के मुसलमान भी शामिल रहे हैं कई बार। अमीर का जीवन भी अत्यधिक विलासिता का जीवन था दोस्तों। तो यह नेक्स्ट फैक्ट ये लिखा हुआ है, बलवन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीर जो थे ये प्रभावहीन हो गए थे। प्रभावहीन यानी शक्तिहीन हो गए थे, है ना। अलाउद्दीन और बलवन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। कब? लोधी वंश के शासनकाल में।
चरम उत्कर्ष का मतलब उन्नति है ना, उन्नति पर था। अमीरों का महत्व चरम उत्कर्ष पर था लोधी वंश के टाइम पे, यानी इनकी ज्यादा उन्नति पे रहे हैं ये लोधी वंश के टाइम में। अगला फैक्ट है सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था दोस्तों, याद रखना ये मजलिस ए खलवत कहा जाता था। कब? सल्तनत काल में मंत्री परिषद को। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मजलिस ए खलवत क्या था, तो ये सल्तनत काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था, है ना। मजलिस ए खलवत मंत्री परिषद थी जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक मिशनरी का अभिन्न अंग था। मजलिस ए खलवत शब्द का अनुवाद किया जाए तो इसका एक और अर्थ मिलता है एकांत परिषद बोल सकते हैं इसको, या गोपनीयता परिषद के रूप में किया जा सकता है ना, मजलिस ए खलवत का। इस परिषद में अनुभवी और विश्वसनीय सलाहकार शामिल थे। ये जो मंत्री परिषद बनाया जाता था, इस परिषद में अनुभवी और विश्वसनीय सलाहकार शामिल थे जो शासन के मामलों में सुल्तान को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते थे। सुल्तान को मार्गदर्शन भी देते थे और सहायता प्रदान भी करते थे। ये है मजलिस ए खलवत। क्वेश्चन आ सकता है मजलिस ए खलवत क्या था, बता दिया मैंने। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। मजलिस ए खास नाम की एक जगह थी दोस्तों, जैसे कोई भवन रहा होगा, है ना, जैसे कोई भवन रहा होगा या कुछ रहा होगा तो उसका नाम रख दिया गया था मजलिस ए खास। मजलिस ए खास में मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। जैसे हर चीज की बैठक होने के लिए जगह होती है ना, जैसे विधानसभा भवन बना दिया गया अपने यहाँ बैठने के लिए मंत्री परिषद का, है ना, यानी जो भी, तो उसी प्रकार से मजलिस एक खास में मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। उसके बाद ये दो फैक्ट देखिए, बार एक खास क्या था, तो इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों व अन्य रईसों को बुलाता था। रईसों को बुलाता था। ये जगह का नाम था बार ए खास, है ना, बार ए खास यानी एक कोर्ट टाइप का होता था, जैसे कोर्ट होता है ना, जैसे खास फरमान जारी करना है तो उसके लिए जगह में बुलाता था। बार ए खास में सुल्तान सभी को बुलाता था, दरबारियों को, खानों को, अमीरों को, सबको बुलाता था दोस्तों, इसमें सबको बुलाता था। उसके बाद बार ए आजम नाम का जगह था ये भी। इसमें सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। जैसे राजकीय कार्यों का अधिकांश जो भाग है वो पूरा करता था, तो ये नाम दिया गया, इसको यहां बुलाता था, है ना। तो ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को जानकारी के लिए पता होना, बार ए खास और बार ए आजम, है ना। तो यह सुल्तान सभी दरबारियों को बुलाया था और यह राज्य की कार्य का अधिकांश भाग को पूरा करता था यहाँ पे। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मंत्री एवं उनसे संबंधित विभाग थे सल्तनत काल में। तो ये विभाग से क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को पता होना। वजीर सबसे पहले तो पूछा जाता है, सल्तनत काल में वजीर जो था ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाते रहता है। यानी वजीर, तो वजीर जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था, जिसका काम होता था राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, तो हम बोल सकते हैं सल्तनत काल में वजीर प्रधानमंत्री को कहा जाता था और उसका जो विभाग था राजस्व विभाग का प्रमुख था। याद रखना ये फैक्ट, है ना, राजस्व विभाग का प्रमुख था। अगला है मुशरिफ ए मुमालिक, ये प्रांतों एवं अन्य विभाग से प्राप्त आय तथा व्यय का लेखा जोखा रखता था दोस्तों, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, महालेखाकार। जैसे अपन अभी जब अपन पढ़ते हैं वर्तमान में, इसी को तो हो गया है ये क्या, अकाउंटेंट जनरल, है ना। तो अकाउंटेंट जनरल अपन बोल सकते हैं, वर्तमान में ये सब चल रहे हैं कि नहीं, है ना। तो मुशरिफ ए मुमालिक प्रांत एवं अन्य विभाग से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, ये याद रखना है, मुशरिफ ए मुमालिक। अगला है मजमू आदर जो था उधार लिए गए धन का हिसाब रखता था। मजमू आदर उधार लिए गए धन का हिसाब रखता था, नाम याद रखना है इसका, मजमू आदर उधार लिए गए धन का हिसाब रखता था। और उसके बाद है अगला खजीन, ये कोषाध्यक्ष होता था। खजीन जो होता था एक कोषाध्यक्ष होता था दोस्तों। कोषाध्यक्ष का मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, खजाने या राज्यकोष का प्रभारी व्यक्ति,
खजाने या राज्य कोष का प्रभारी व्यक्ति होता था, ये है ना, कोषाध्यक्ष। खजाने या राज्य कोष का प्रभारी व्यक्ति होता था, उसे ही खजीन कहा जाता था, जो कोषाध्यक्ष होता था, याद रखना है। अगला फैक्ट, अगला क्या है यहाँ पे, आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक जो है ये दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। तो आरिज ए मुमालिक है, आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान कहलाता था, सैन्य विभाग का प्रधान कहलाता था, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, आरिज ए मुमालिक, है ना। अगला है सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था ये। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था। तो सद्र उस सुदूर सल्तनत काल में धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख कहलाया, धन एवं दान विभाग का प्रमुख कहलाया। धार्मिक मामलों पर यह सुल्तान का प्रमुख सलाहकार भी होता था, है ना, इतना याद रखना है। अगला है काजी उल कजात। काजी उल कजात ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, इंपॉर्टेंट है। काजी अल कुजात, काजी उल है, काजी उल कजात ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह न्याय विभाग का प्रधान भी होता था। ये इस पद का कई बार सद्र उस सुदूर को भी आसीन कर दिया जाता था। कई बार इस पद पर सद्र उस सुदूर को भी आसीन कर दिया जाता था, है ना। तो ये क्योंकि ये कानून आधारित कानूनी व्याख्या धार्मिक अधिकारी अच्छी तरह से कर सकता था, है ना, धार्मिक मामलों को देख सकता था। तो अपने को तो इतना याद रखना है, काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था काजी उल कजात। अगला है बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ये बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। उसे सुल्तान में जो कुछ हो रहा है ना, सल्तनत में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी रखता था, जानकारी रहती थी उसको। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। जो गुप्तचर विभाग होता था उसका प्रमुख अधिकारी होता था बरीद ए मुमालिक। अगला है वकील ए दर। वकील ए दर सल्तनत की व्यक्तिगत सेवाओं की देखरेख करता था, ये है ना। वकील ए दर इतिहास में सल्तनत काल के राज्य दरबार से संबंधित एक पद रहा है। ये राज्य दरबार से संबंधित एक पद था। यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। ये शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था वकील ए दर। अगला है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात दान विभाग था दोस्तों। दीवान ए खैरात एक ऐसा विभाग था जो दान और भिक्षा के संग्रह और वितरण के लिए जिम्मेदार था। संग्रह और वितरण के लिए जिम्मेदार था। इसकी स्थापना गरीबों और जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। यह विभाग दान के माध्यम से धन एकत्र करता, उन्हें योग्य व्यक्ति में वितरित करने के लिए जिम्मेदार रहता था, है ना। तो ये दान विभाग था। तो बोल सकते दीवान ए खैरात दान विभाग था। अगला है दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान दास विभाग था दोस्तों, है ना। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। राज्य दरबार से संबंधित एक पद बना दिया गया था तथा इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। अभी आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे ही दास विभाग कहा गया है दोस्तों, इसे ही दास विभाग कहा गया है। दीवान ए बंदगान दास विभाग। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, दीवान ए बंदगान क्या था, तो दास विभाग था, याद रखना है। दीवान ए इस्तिहक ये पेंशन विभाग था दोस्तों। दीवान ए इस्तिहक पेंशन विभाग था, है ना। तो दीवान ए इस्तिहक फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। ये दीवान ए इस्तिहक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। सल्तनत काल में यह पेंशन विभाग कहा गया है इसको। सल्तनत काल में इसे पेंशन विभाग कहा गया है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। दास विभाग,
दान विभाग, दास विभाग और पेंशन विभाग। तो इसको नाम याद रखना है। दीवान ए खैरात दास विभाग, दान विभाग था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था और दीवान ए इस्तिहक पेंशन विभाग था। ये पूछे जाते रहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इधर विभागों के नाम दिए हुए और इन्हें बनाने वाला सुल्तान किसने क्या बनवाया उसके बारे में लिख रखा है ना। तो देखिए एक क्या है, दीवान ए मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज ये वित्त विभाग था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था दोस्तों। तो दीवान ए मुस्तक राज ये साम्राज्य में विभिन्न भागों के राजस्व भुगतान की बकाया की जांच करना और उसे वसूलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्यों किया गया था? जो साम्राज्य हुआ करता था उस टाइम पे उसका खुद का साम्राज्य के विभिन्न भागों से राजस्व की भुगतान के बकाया की जांच करना, किसका क्या बचा है, और उसे वसूलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखना है ना। उसके बाद क्या है, दीवान ए कोही कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। तो क्वेश्चन आता है दीवान ए कोही क्या था करके। दीवान ए अमीर कोही भी बोलते हैं। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन की गई थी और इसका उद्देश्य राज्य के सहयोग से बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना इसका काम था दीवान ए कोही का। तो कभी पूछा जा सकता है दीवान ए कोही क्या था? कृषि विभाग था और मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। इतना याद रखना है। अगला है दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। भी देखो अपन ने यहाँ भी पढ़े थे, सैन्य विभाग था और ये बलबन ने शुरू किया था दोस्तों। तो दीवान ए मुमालिक के विभाग को दीवान ए अर्ज भी कहा जाता था। दीवान ए मुमालिक ये जो था कहाँ था अभी, ये वाला आरिज ए मुमालिक को दीवान ए अर्ज भी कहा जाता था कि नहीं। तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, है ना। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसका महत्व बढ़ गया था। इस विभाग द्वारा शाही पत्रकार के लिए कार्य किया जाता था, है ना। पत्राचार के लिए कार्य किया जाता था। इसका उपयोग सुल्तानों की घोषणा और पत्रों के लिए अनुबंध तैयार करने के लिए भी किया जाता था। तो एक प्रकार का सैन्य विभाग था दोस्तों। दीवान ए अर्ज क्या था पूछेगा, ये बलबन ने शुरू किया था और सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था, बलबन ने शुरू किया था। इतना याद रखना है, पूछा जा सकता है। उसके बाद है दीवान ए बंदगान। ये दीवान ए बंदगान राज्य दरबार से संबंधित पद था। मैंने बता दिया ये इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। सल्तनत काल में इसे दास विभाग कहा जाता था। ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। अपन ने पढ़े थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ही ये लूसेंट की बुक है मेरे पास, बता रहा हूं। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ही करीब 1,80,000 गुलाम हुआ करते। दासों की संख्या सर्वाधिक थी ना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। तो वही है यहाँ पे दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था और ये दास विभाग था। याद रखना है। दीवान ए खैरात अब भी पढ़े थे अपन ने। ये दीवान ए खैरात दान विभाग था। ये एक ऐसा विभाग था जो दान और भिक्षा के संग्रह और वितरण के लिए जिम्मेदार था। इसकी स्थापना गरीब और जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। ये विभाग दान के माध्यम से धन एकत्र करने और उन्हें योग्य व्यक्तियों में वितरित करने के लिए जिम्मेदार था। यह फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था दोस्तों। याद रखना है। दीवान ए खैरात क्या था? तो दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। अगला है दीवान ए इस्तिहक ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवान ए इस्तिहक, है ना, के द्वारा स्थापित था। ये पेंशन विभाग था दोस्तों। क्या था ये? तो पेंशन विभाग था। जो उसके यहाँ कर्मचारी काम करते थे, कर्मचारी ने उसके जो अधिकारी और उसके यहाँ सेना बल में जो भी थे उनको पेंशन, है ना, पेंशन देता था और ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। याद रखना है। इस्तिहक ये देखो पेंशन विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तो कौन सा विभाग किसने स्थापित किया, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सा विभाग में
किसका नाम, विभाग का नाम वो किससे संबंधित है, ऐसा भी पूछ लिए जाते हैं। समझ में आया? अब देखो यहां से फैक्ट के रूप में लिखे हैं, इसको मैं पढ़ के बताता हूं। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत है ना, ये दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निर्मित एक विभाग था जिसका कार्य व्यापार वर्ग पर नियंत्रण रखना था, जिसका कार्य व्यापार वर्ग पर नियंत्रण रखना था। तो सल्तनत काल में दीवान ए रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मारण लोगों को वाजिफा देता था। इसका अध्यक्ष सदर कहलाता था। इसका अध्यक्ष सदर होता था दोस्तों। इसका अध्यक्ष कौन होता था? सदर, ये नाम लिखा है सदर होता था, जो साधारण प्रधान काजी होता था, या न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। ये जो होता था सदर, ये न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। ये फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देखते हैं, दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंधित रखता था। राज्य में पत्राचार से संबंधित रखता था, तो इसके बारे में जानकारी होना। दीवान ए इंसा यहाँ शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय था। शाही पत्र होते हैं राज्य दरबार में, शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय था, जिसका संचालन दबीर नामक सचिव करते थे। जिसका संचालक दबीर नामक सचिव करते थे दोस्तों, है ना, दबीर नामक सचिव करते थे। तो याद रखना है, दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंधित रखता था। अगला है, साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की गई थी। दूत होते थे, दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। ये जो दूत है ये क्या कहलाते थे? ये बरीद कहलाते थे। यहाँ जो बरीद लिखा हुआ है, ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज्यादा विश्वासपात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त होते थे। जो शासक के सबसे ज्यादा विश्वासपात्र लोग ही बरीद के रूप में नियुक्त होते थे, याद रखना है। बरीद शब्द का प्रयोग सल्तनत काल के दौरान अधिक होता था। ये समाचार वाहक होते थे, एक प्रकार का समाचार वाहक होते थे, है ना। ये दूत होते थे, समाचार वाहक होते थे। समाचार को यहां से वहां लेके जाया करते थे और दूत के रूप में काम करते थे, है ना। तो उसे ही बरीद कहा गया है। अगला है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। लोक निर्माण विभाग, जैसे वर्तमान में अपन PWD बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना, तो उसी टाइप का एक विभाग बनाया था इसने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। यह विभाग नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। क्वेश्चन आ सकता है कि PWD विभाग की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले इतिहास में सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने की थी, याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, नहरों का निर्माण सबसे पहले किस शासक के समय हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे हुआ था, याद रखना है। अब आगे चलते हैं इधर। अगला फैक्ट है, सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था दोस्तों, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। इक्ता का मतलब यहाँ पे बड़ी भूमि का टुकड़ा होता था। बड़ी भूमि होती थी, उसका टुकड़ा एक बना दिया जाता था, जिसको इक्ता कहा जाता था। क्षेत्र बना दिया जाता था इक्ता, तो उसको अपन बोल सकते हैं इक्ता का मतलब भूमि का टुकड़ा। तो सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता कहा जाता था, इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ पर शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। यहाँ पर शासन जो होता था नायब या वली या मुक्ति के द्वारा होता था, याद रखना है। इक्ताओं को सिखों में विभाजित किया गया था। सिख में विभाजित किया गया था, यानी सिख का मतलब जिले, है ना, जिला होता था। सिख का मतलब होता था जिला, सिख का मतलब जिला होता था। तो सिखों लिखा है यानी जिलो, है ना, तो ये समझ में आ गया। इक्तों को जिलों यानी सिखों में विभाजित किया गया था, जहां का प्रमुख अधिकारी सिखदार होता था। जहां का प्रमुख अधिकारी क्या होता था? सिखदार होता था, तथा जो एक सैनिक अधिकारी होता था वहां का। उसके बाद अगला फैक्ट है, सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमील ये नाम याद रखना है। अमील परगनों का मुख्य अधिकारी था। अमील जो था वो परगनों का मुख्य अधिकारी था। अमील परगनों का मुख्य अधिकारी था। और मुशरीफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। जो मुशरीफ होता था वो लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी मुशरीफ होता था। अगला फैक्ट है, एक शहर या 100 गांव के शासन की देख रेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था।
एक शहर या 100 गांव के शासन की देख रेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था, है ना। अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। तो क्या है ये, तो कौन था ये, तो एक शहर या 100 गांव के शासन की देखभाल अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। इसकी सहायता से वहां पे सब चीज करवाई जाती थी, यानी कि इसकी सहायता से जो भी काम की चीजें हैं, है ना, तो वो करवाई जाती थी। तो एक शहर या 100 गांव के शासन की देख रेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। याद रखना ये फैक्ट। अगला फैक्ट है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वहां पे ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी वहां पे, ग्राम थी दोस्तों, ग्राम होती थी, है ना। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशील लोग खुद कहलाते थे, खुद कहते थे, खुद और मुकदम होते थे, खुद और मुकदम होते थे। जो खुद होते थे उसको छोटा जमींदार कहते थे, और मुकदम ये मुखिया होता था वहाँ का, है ना। खुद जो होता था वो छोटा जमींदार, और मुकदम जो होता था ये मुखिया होता था। और ग्राम का एक पटवारी भी होता था उस टाइम पे। बताओ, जो पटवारी अभी चलते हैं वैसे गाँव का एक पटवारी भी होता था। तो ये फैक्ट को याद रखना है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में क्या थी, सल्तनत काल में क्या थी, ग्राम थी। ग्राम का सबसे अधिक प्रभावशील लोग, गांव के सबसे अधिक प्रभावशील लोग को खुद कहते थे, जो छोटी जमींदार कहलाते थे, और मुकदम जो मुखिया कहलाता था, और ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहते थे, खास लेख कहते थे, खास लेख, खास खेल या खास लिख भी बोलते हैं उसको, तो खास खेल कहते थे दोस्तों। तो खास खेल क्या था, तो स्थायी सेना के बारे में पढ़े थे अपन ने शुरू में, उधर साइड में। दिल्ली का पहला सुल्तान जो तुर्की सेना पर आधारित स्थायी सेना की नींव रखने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। स्थायी सेना की नींव रखने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसी टाइम पे उसने ही सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहता था, खास लेख नाम दिया था, खास लेख नाम दिया था। याद रखना है, खास लेख नाम दिया था। इतना समझ में आ गया क्या, खास लेख नाम दिया था, ये याद रखना है। यहां तक के समझ में आ गया, है ना। अब ये अपन इसको पहले निपटा देते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है राजस्व कर व्यवस्था जो थी उसको देखते हैं यहाँ से क्या था। तो सबसे पहले देखो क्या था, उस्र क्या था, तो उस्र जो था मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। उस्र क्या था, क्वेश्चन आता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उस्र क्या है करके। उस्र मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। तो ये सिंचित भूमि के लिए 10% और गैर सिंचित भूमि के लिए 10% कृषि उपज पर लगाया जाने वाला कर था। कृषि उपज पर लगाया जाने वाला कर था दोस्तों, है ना। कृषि उपज पर लगाया जाने वाला कर था। उस्र एक अरबी भाषा का शब्द है। जो उस्र है ये अरबी भाषा का शब्द है, जो इस्लाम में सिंचित भूमि के लिए 10% और गैर सिंचित भूमि के लिए 10% कृषि उपज पर लगाए जाने वाला कर था। तो याद रखना ये उस्र क्या था, मुसलमानों पे लगाए जाने वाला कर था, यानी मुसलमानों पे भी लगता था ये, है ना, मुसलमानों में लगाए जाने वाला कर था। उसके बाद क्या आता है अगला, खराज। ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। तो अपन बोल सकते हैं इसको खराज कृषि भूमि कर था, कृषि भूमि, है ना। खराज कृषि भूमि और उसकी उपज पर एक प्रकार का व्यक्तिगत इस्लामिक कर था, चाहे मालिकों का धर्म कुछ भी हो, चाहे वो जो भूमि के मालिकों का धर्म कुछ भी हो, इस्लामिक कानून के तहत विकसित किया गया है और उस पर विकसित किया गया है और भूमि कर रहा है, भूमि तो उन पर लगता था। तो बोल सकते हैं गैर मुसलमानों पे लिए जाने वाला कर था। गैर मुसलमान यानी मुसलमान के अलावा कोई भी धर्म के हो आप, तो उसमें कर लगता था, उसी को बोलते हैं, है ना। गैर मुसलमान यानी मुसलमान को छोड़कर। तो खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था, याद रखना है। अगला है जाकत। ये मुसलमानों पर धार्मिक कर था दोस्तों, मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर था। तो ये क्या था, जाकत एक अनिवार्य दान होता था जो निसाब सीमा को पूरा करने वाले वयस्क मुसलमानों पर लगाया जाता था। जो अमीर मुसलमान होते थे उसको क्या बोलता था, निसाब। जो अमीर और रईस मुसलमान हुआ करते थे उस टाइम पे उसको निसाब कहा जाता था। तो जाकत एक अनिवार्य दान था जो निसाब यानी जो रईस लोग थे, रईस मुसलमान थे, निसाब सीमा को पूरा करने वाले वयस्क मुसलमानों पर लागू होता था। यह इस्लाम का तीसरा स्तंभ है और यह योग्य मुसलमान से अपेक्षित अनिवार्य दान को संदर्भित करता है ना।
यानी हम इसको डायरेक्ट आपको बता रहा हूं जो बोल के कि ये क्या था, तो ये मुसलमानों पर धार्मिक कर था जिसका संपत्ति का 40% हिस्सा देना पड़ता था। संपत्ति का 40% हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। जो रईस मुसलमान थे जिसे निसाब कहा जाता था, उन लोग को देना पड़ता था। याद रखना है ये जकात, जकात समझ में आ गया। मुसलमानों पर धार्मिक कर, ये याद रखना है, कभी इतना ही पूछा जा सकता है। अगला जजिया, जजिया कर, ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था दोस्तों, गैर मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर था। तो एक ऐसा कर था जो सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता था। ये जजिया कर है ना, हिंदुओं पर लगाया जाता था। जजिया कर गैर मुसलमान पर का धार्मिक कर था। तो जजिया कर जो था ये ऐसा कर था जो सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता था। इस कर को गैर मुसलमान के अपमान के तौर पर देखा जाता था, यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसको अपमान के तौर पर देखते थे कि हम पे ही लगाया गया है, सिर्फ गैर मुसलमानों पर लगाया गया है करके, तो अपमान के तौर पे देखा जाता था। इस कर से मिली रकम का इस्तेमाल मुसलमानों की सुरक्षा, पेंशन, अन्य राज्य की कार्य जैसे उपकरणों की खरीदी में इस्तेमाल किया जाता था। भारत में जजिया कर लाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लाया था। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, है ना। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद है दूसरा खम्स। खम्स क्या था? तो खम्स मैंने बताया था, ये खम्स एक प्रकार का कर था दोस्तों। यह लूटे गए धन का, जो लूट के लाते थे धन, लूटे गए धन और खानों तथा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था, है ना, जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था। तथा बाकी शेष 4/5 भाग पर सैनिक अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था। खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था दोस्तों। तो ये क्या था? खम्स। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में खम्स एक प्रकार का कर था जो लूटे गए धन अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग सुल्तान का अधिकार होता था। बाकी शेष 4/5 भाग पर सैनिक अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था। सैनिक तथा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था। तो ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे बताया गया है ये, परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने, परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा लिया था। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में अपन ने पढ़े थे। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर रखा था। 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर रखा था। एक का नाम था ये वाला क्या, खराज, दूसरा था खुम्स, याला कर भी रखा था खुम्स, तीसरा था जजिया, ये भी कर रखा था, और उसके अलावा ये जकात, ये 4 कर रखा था सिर्फ किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो वही बताया गया, परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 भाग लिया था, स्वयं लिया था। तो अपन ने पढ़े थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कि उसने राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने शासन में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर, सब 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर सिर्फ 4 कर रखा था। तो ये 4 कर यहीं पे लिखे हुए, तो उसने वो 4 कर ऐसे रखा था जो उसके गैर मुसलमानों के ऊपर था, है ना। बाकी जो अच्छे कर थे जो बंद कर दिया था, जैसे याला कर, उस्र कर बंद कर दिया था क्योंकि मुसलमानों से लिया जाता था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया गया है। उसके बाद सुल्तान सिकंदर लोधी ने गड़े हुए खजाने से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। तो सिकंदर लोधी जो था उसने जो गड़े हुए खजाने मिलते थे उससे कोई भी हिस्सा नहीं लिया। तो ये 2 चीज़ याद रखना है अपने को बस। फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभीयों ने 4/5 हिस्सा स्वयं के लिए रखा, लेकिन सिकंदर लोधी ने गड़े हुए खजाने से एक भी हिस्सा नहीं लिया था। ये एक फैक्ट बन जाएगा, समझ में आ गया होगा। ये चारों कर का नाम याद रखना है, पूछे जाते रहते हैं। अगला देखो, आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे आ गए थे, कहाँ ये आए थे, ये यहाँ तक हो गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। तो क्या था ये? तो इसके बारे में बताया था मैं आपको दोस्तों। तो जो ये फैक्ट को समझना है दोस्तों, मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को
मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया, तो अपन बोल सकते हैं सल्तनत कालीन सुल्तानों में बलवन को सैन्य विभाग की स्थापना का श्रेय जाता है। बलवन ने किया था सैन्य विभाग की स्थापना, और अलाउद्दीन खिलजी को एक स्थायी सेना के गठन का श्रेय जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को एक स्थायी सेना के गठन का श्रेय जाता है। तो सुल्तानों की सैनिक शक्ति उनके सैनिक बल पर निर्भर करती थी, है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि कहां से ली गई ये पद्धति। तो मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था, आधार बनाया गया था। तो वहीं पे ये लिखा हुआ इधर साइड, इसको समझने वाली बात है क्या है ये करके। तो मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया। सल्तनत काल में सेना का गठन, पदों का विभाजन आदि दशमलव प्रणाली पर ही आधारित था, आदि दशमलव प्रणाली पर ही आधारित था। और उसी के बारे में यहाँ लिख रखा है, 10 अश्वारोही की एक टुकड़ी को सर ए खेल कहा जाता था। 10 अश्वारोही की एक टुकड़ी को 10 अश्वारोही की एक टुकड़ी को सर ए खिल कहा जाता था। एक टुकड़ी को, देखो एक लिखा है ना यहाँ पे, एक टुकड़ी को सर ए खेल कहा जाता था, सर ए खेल कहा जाता था। उसके बाद 10 सर ए खेल की एक टुकड़ी के ऊपर का एक सीपा सलाकार होता था, एक सीपाह सलाकार होता था। तो अपन बोल सकते हैं 10 सर ए खिल की एक टुकड़ी के ऊपर एक सीपाह सलाकार होता था। उसके बाद 10 सीपा सलाकारों के ऊपर एक अमीर होता था। 10 सीपा सलाकार के ऊपर एक अमीर होता था। 10 सीपा सलाकार के ऊपर एक अमीर होता था। 10 अमीरों के ऊपर एक मालिक होता था। 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था, मलिक है, मालिक नहीं मलिक। 10 अमीरों के ऊपर एक मालिक होता था और 10 मालिकों के ऊपर एक खान होता था। 10 मालिकों के ऊपर एक खान होता था। तो यही चीज बताया गया है यहाँ पे, बस यही चीज बताया गया है, बस, है ना। तो समझ में आ गया। 10 अश्वारोही की एक टुकड़ी के ऊपर सर ए खिल होता था, एक टुकड़ी पर एक सर ए खिल होता था। 10 सर ए खेलों की एक टुकड़ी पर के ऊपर एक सीपा सलाकार होता था। 10 सीपा सलाकारों के ऊपर एक अमीर होता था। 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। ये समझ में आ गया होगा, इसको देख लेना है आपको। अगला देखेंगे, अगला फैक्ट क्या है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोले फेंकने वाली मशीन को, है ना, मशीन को बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक कहा जाता था। मंगलिक और क्या कहते थे, आराध्य कहा जाता था। मंगलिक और आराध्य कहा जाता था। पूछा जा सकता है, याद रखना है ये, मंगलिक और आराध्य क्या था करके पूछा जा सकता है। तो सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक और क्या लिखा है, आराध्य कहा जाता था। हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, आप जानते होंगे, आराध्य कहा जाता था, है ना। तो ये मंगलिक और आराध्य कहा जाता था, ये याद रखना है। समझ में आ गया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक व आराध्य, कई जगह ये भी लिखा हुआ है, इसका नाम अराट ऐसा भी लिखा है, अराट या आराध्य कहा जाता था। इतना याद रखना है, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद अगला फैक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ही इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो ये अपने को याद रखना है ना, इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बता रहा हूं मैं, रुक जाओ। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था और इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने शुरू किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी, है ना। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये फैक्ट भी समझ में आ गया होगा। अगला है, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे, तो तुर्की से, अरब से, रूस से मंगाए जाते थे। घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे, तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे, बंगाल से मंगाए जाते थे, याद रखना है। कभी पूछा जा सकता है कि हाथी कहाँ से आते थे, बंगाल से। अच्छे नस्ल के घोड़े कहाँ से, तुर्की, अरब और रूस से, याद रखना है इतना। अगला फैक्ट है, सल्तनतकालीन कानून किस पर आधारित था, तो शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। दोस्तों, सल्तनतकालीन कानून जो था वो शरीयत,
कुरान और हदीस पर आधारित था। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। शरीयत क्या था, शरीयत के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना, अपने को पता ही नहीं शरीयत क्या था, है ना। तो शरीयत क्या था, तो ये शरीयत वहाँ होता था इस्लामिक समाज के भीतर रहने के उन्हीं नियमों का एक समूह होता था जिसे पूरी दुनिया में इस्लामिक समाज संचालित की जाता है। पूरी दुनिया में इस्लामिक समाज संचालित होता है इसी से, है ना। तो ये हर समाज और धर्म के भीतर रहने वाले तौर तरीके, नियम, कायदे होते हैं इसमें, है। ये इस्लामिक समाज में रहने वाले समाज और धर्म के भीतर रहने वाले लोगों के तौर तरीके, नियम, कायदे होते हैं, तो उसे ही कहा जाता है ये शरीयत। शरीयत शरीयत कुरान तो आप जानते हैं कुरान क्या है, तो है ना। कुरान इस्लाम की पाक किताब है, ये इस्लाम की पाक किताब है। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते यानी पैगंबर मोहम्मद साहब को यानी अल्लाह ने खुद पैगंबर मोहम्मद साहब को सुनाया था, ये है ना कुरान, है ना। तो मुसलमान मानते हैं कि कुरान ही अल्लाह की भेजी अंतिम और सर्वोच्च और आखिरी आसमानी किताब है ना। तो इसी को मानते हैं और इसी के हिसाब से चलता है। तो इस्लाम की पाक किताब है, बिल्कुल ये पाक किताब होती है। और उसके बाद है हदीस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हदीस तो हदीस पैगंबर मोहम्मद की बातें और कार्यों के साथ साथ उनकी शिक्षाएं, कार्य और व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में रिपोर्ट को संदर्भित करता है ये हदीस, है ना। हदीस इस्लामी धर्मशास्त्र और कानून का एक केंद्रीय स्रोत भी है ना। इसे कुरान के बाद दूसरा स्थान का महत्व रखता है, यानी कुरान के बाद दूसरे स्थान पर महत्व दिया गया है इसको, हदीस को कुरान के बाद दूसरे स्थान पर महत्व दिया गया है। तो सल्तनत कालीन कानून शरीयत कुरान और हदीस पर आधारित था, यही बताया मैं इसमें। मुस्लिम कानून के 4 प्रमुख स्रोत थे, एक तो कुरान, दूसरा हदीस के बारे में बता दिया, तीसरा यहाँ पे लिखा है इज्मा क्या है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना। इज्मा एक अरबी शब्द है दोस्तों, जो इस्लामिक कानून के किसी बिंदु पर इस्लामिक समुदाय की आम सहमति को संदर्भित करता है। इस्लामिक कानून की सहमति को संदर्भित करता है इज्मा अरबी शब्द है जो इस्लामिक कानून के किसी बिंदु पर इस्लामिक समुदाय की आम सहमति को संदर्भित करता है ना। सुन्नी मुसलमान इज्मा को कुरान और इतना ही याद रखना है जो जानकारी बताया काम की। ज़्यादा जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ी सी जानकारी अपने को पता होना, है ना। पेपर में तो सरल चीज़ें आएंगी। तो मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इज्मा, और एक ये है कायास। क्या था ये? तो कायास जो था ये भी वैसे ही है ना। निगमात्मक सदस्य की प्रक्रिया है। हदीस की शिक्षाओं की तुलना कुरान के साथ की जाती है, है ना। वैसे ये भी है ये भी अरबी शब्द से लिया गया है। इसको बोल सकते हैं अपन इस्लामिक न्याय शास्त्र। इसमें न्याय शास्त्र के बारे में दिया गया है कि न्याय कैसे क्या होगा, उसके बारे में बताया गया है कायस में इस्लामिक न्याय शास्त्र है। तो मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, एक तो कुरान, हदीस, इज्मा और कायास, ये याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सुल्तान सप्ताह में सिर्फ 2 बार न्याय करने के लिए दरबार में उपस्थित होता था। अगला फैक्ट है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो मुक्ताई क्या था? तो ये मुक्ताई क्या था करके पता रहना चाहिए। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुल्ताई कहा जाता था, याद रखना, मुल्ताई कहा जाता था। अगला फैक्ट है, भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था, जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था, जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, याद रखना है। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था।
खालसा भूमि कहा जाता था। मैंने बताया था आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों को दी गई भूमि वापस ले लिया था। जिनको भी भूमि दी गई थी, चाहे धर्म के नाम पे हो या अमीरों को नाम पे, वो सब भूमि वापस ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने वो भूमि को लेकर खालसा भूमि में बदल दिया था, खालसा भूमि में बदल दिया था। तो ये जो क्षेत्र होता था, सुल्तान का जो क्षेत्र होता था, उसको खालसा भूमि कहा जाता था। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि, जो केंद्र प्रशासन करता, केंद्रीय प्रशासन जो होता था, उसके नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहलाती थी, याद रखना है। अगला फैक्ट है, अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर, वही तो बताया मैंने, जो ही बताया था, है ना, अलाउद्दीन ने दान की गई भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। अगला फैक्ट है, सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके लिखा है यहाँ पे, जबकि चांदी का टका उसी को बोलते हैं। चांदी का टका की जगह यहाँ पे टांके लिख दिया है। चांदी का टांके और तांबे के दिरहम वर्तमान में यूएई की मुद्रा है, आप जानते होंगे। तो दिरहम भी चलिए समझ लो अपने भारत में। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टाका बोलते हैं, चांदी का टाका होता था, है ना। तो कहीं पूछा जा सकता है चांदी का टाका और तांबे के जीतल और दिरहम, जीतल भी चलिए और दिरहम भी चलिए। तो क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। कई बार तांबे के जो बने थे उसको क्या कहते थे, दिरहम। चांदी के जो बने थे उसको बोलते हैं टाका, टंके या टाका, चांदी का टका, है ना। ये दो फैक्ट याद रखना पर आधारित थी। अगला है देवल क्या था, तो उस टाइम की बात है। देवल जो है एक प्राचीन भारतीय बंदरगाह था दोस्तों, जो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के पास वर्तमान में भी स्थित है ना, वर्तमान में भी स्थित है। तो ये सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, जो सल्तनत काल के टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। आ सकता है क्वेश्चन, याद रखना। ये सल्तनत काल में देवल क्या था, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अब उसके बाद एक चार्ट में यहाँ लिखा हुआ है, कुछ स्थानों के नाम दिए हुए, प्रसिद्धि के कारण दिए हुए हैं, क्यों प्रसिद्ध था। तो देखो एक लिखा हुआ है सरसूती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। सरसूती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। तो सरसूती क्या था, तो सरसूती ये जगह का नाम है जो बंगाल में पड़ता था, है ना, बंगाल में पड़ता था। और वहाँ पे अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। सरसूती बंगाल में था, अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनहिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था। ये कहाँ पे था दोस्तों, ये कहाँ पे था, तो ये गुजरात के वर्तमान में ये अहिलवाड़ा जो था, ये पाटन गुजरात में पाटन पड़ता है, वहाँ पे था, है ना। अभी वर्तमान में पाटन के पास है, लेकिन सल्तनत काल में ये अहिलवाड़ा, तो ये क्या था, तो ये आपने पढ़े होंगे इतिहास, गुजरात राजवंश के चालुक्यों को सोलंकी राजवंश के रूप में भी जाना जाता है ना। तो उनकी राजधानी रहा है, ये उनकी राजधानी थी, उनकी राजधानी के रूप में विकसित किया गया था, उनकी राजधानी रही है। गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया था किसने, सोलंकी वंश ने। सोलंकी वंश की राजधानी थी ये अहिलवाड़ा, और ये व्यापारियों का तीर्थ केंद्र था सल्तनत काल में, व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था, है ना, याद रखना है। गुजरात के पाटन में सतगांव ये रेशम रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। सतगांव कहाँ पे था, तो सतगांव जो था बंगाल में था दोस्तों, बंगाल में ये रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था सल्तनत काल में, रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। अगला है आगरा, तो आगरा जो है नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था सल्तनत काल में, नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। अगला है बनारस, तो दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी, बनारस उसी कहा जाता है। ये ऐसी सिटी है जो विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक भारत में आती है ना। तो ये तो सल्तनत काल में सोने चांदी व जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था, सोने चांदी और जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था बनारस, है ना, सल्तनत काल में। तो इतना समझ में आ गया, इसको एक बार देख लेना है बस। तो ये लेक्चर मैंने तो खत्म कर दिया हूँ, तो आपको ये थोड़ा समझने और आसानी चल जाएगी। उसके बाद इसको आपको रिवीजन करना है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ दोस्तों। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट हो चुका है और सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें। व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।